हो गया स्टार्ट। जय हिंद साथियों, मैं रितेश कुमार ज्योग्राफी का एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कल से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं आगे। कोई नहीं, थैंक यू। निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, निम्नलिखित में से भारत में बोल रहा है। ये वर्ड आप लोग पकड़िएगा, कभी कभी भी पकड़िएगा तो ये वर्ड जरूर पकड़िएगा कि मैं बोल रहा है कि की बोल रहा है। मैं या की में अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा कंचनजंगा हो जाएगा। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बाप 8598 मीटर। इसकी ऊंचाई सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। और यदि भारत की बोलता है तो केटू उसको बोलेंगे, जो कि है हमारा लद्दाख में पड़, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में पड़ जाएगा। आप लोगों को दिखाएंगे मैप के अनुसार कहाँ पड़ रहा है। वो मैप नहीं है क्या? देखिए केटू कहाँ हमारा पड़ेगा आप लोगों को। केटू पड़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे केटू पड़ जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और और देखिए कंचनजंगा कहाँ पड़ेगा? ये कंचनजंगा यहाँ पे पड़ेगा। ये रहा कंचनजंगा और यहीं पे है माउंट एवरेस्ट। ठीक, और यहीं पे है कंचनजंगा। ये रहा कंचनजंगा। और यहाँ पे आप लोगों को पड़ जाएगा केटू। तो ये तीनों की स्थिति हम आप लोगों को बताए कि कहाँ पे पड़ रहा है। कंचनजंगा की स्थिति कहाँ है, माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ है और केटू की स्थिति कहाँ है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य फसल है। जैसे भारत में जो काली मिट्टी की उत्पादन होता है उसमें काली मिट्टी जो है उसमें किस चीज का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है? ये बोल रहा है कि भारत में जो काली मिट्टी है उसमें किस चीज की सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोग देखते हैं कि क्या है। तो सेब नहीं होता है, बादाम भी नहीं होता है, खुबानी भी नहीं है, तो ज्वार होता है। और काली मिट्टी की दो और बताते हैं। काली मिट्टी में ज्वार और बाजरा दोनों होता है और गेहूं की भी खेती होती है। ठीक है, ज्वार और बाजरा और साथ में गेहूं की भी खेती काली मिट्टी में अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट हॉट स्पॉट बना, अच्छा हॉट हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी थार, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होगा इसका जैव विविधता में। इसलिए कि ये दोनों घाट पे अच्छी तरह बारिश होती है और वहाँ के जमीन में, धरती पे अच्छी तरह नमी पाई जाती है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जैव विविधता अच्छा होता है।
पश्चिमी घाट पे तो अच्छा बारिश, बहुत ज्यादा अच्छा बारिश होता है, इसलिए कि अरब सागर से जो भी मानसून चलती है पश्चिमी घाट पे इतना बारिश कराती है कि करीब करीब पश्चिमी घाट पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता है, 200 करीब करीब हो जाता है एवरेज के लेकर चले तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि पश्चिमी घाट कहाँ है और पूर्वी घाट कहाँ पे है। यदि मैप हम लेते हैं, मैप लेकर चल रहे हैं हम, तो यहाँ ताप्ती नदी का मुहाना पड़ जाएगा आप लोगों को गुजरात में। तो ताप्ती नदी से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक करीब करीब पूर्व पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। थोड़ा 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, बहुत आवाज आ रहा है इससे, बहुत आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, उधर से आवाज आ रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके चलते 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ। पश्चिमी घाट करीब करीब 1600 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ये 1600 किलोमीटर पाई जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामोडी है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ जाता है कि इसकी अनाईमोड़ी की कितनी ऊंची ऊंचाई पड़ जाती है? तो 2695 किलोमीटर करीब करीब पड़ जाता है, 2695 मीटर, सॉरी किलोमीटर कभी कभी बुला जा रहा है, लेकिन मीटर पड़ता है। और पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट को कर्नाटक और केरल में हम लोग बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत कर्नाटक कर्नाटक और महाराष्ट्र में बोलेंगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हम लोग सह्याद्री पर्वत बोलेंगे पश्चिमी घाट को। चलिए ठीक, इसमें और कुछ पश्चिमी घाट के बारे में तो नहीं है, पढ़ेंगे कभी और आगे। ये देखिए, और ये भी है, ये प्रायद्वीपीय, देखिए पश्चिमी घाट क्या है कि प्रायद्वीपीय पर्वत कोई नहीं है, ये पठार मतलब प्रायद्वीपीय पठार का एक आरक्षित मतलब कि खड़ा कगार है। प्रायद्वीपीय जो पठार है ये मतलब कि पठार की भाग नहीं है, आरक्षित खड़ा कगार है पठार का ही, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि यदि इस साइड जाइएगा पश्चिमी घाट पे तो आप एकाएक खड़ा पाइएगा, और धीरे 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 ऐसे यहाँ पे खड़ा होकर आएगा, धीरे 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 ढला ढाल ढाल इसका होता है। तो इसके चलते हम लोग इसके चलते यदि यहाँ से बारिश आएगा अरब सागर से, तो इस पे यहीं पे ज्यादा पश्चिमी घाट के पश्चिमी में ही ज्यादा बारिश कराता है, और पूर्वी घाट में कम कराता है। यही कारण है कि पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में कम बारिश होता है और पश्चिमी क्षेत्र में अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हिंद महासागर, हिंद महासागर की हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर, हाँ लोग हिंद भारतीय लोगों के संदर्भ में, अच्छा वो, हाँ ठीक है, हिंद लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किए थे? तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अरब वाले ने किए थे, यूनानी नहीं, अरब है, अच्छा अरब है, यूनानी ने हिंदू शब्द किया था। हिंदू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल हम लोग नहीं, अरब अरब नहीं यार, ये क्या हो गया, अरब वाले ने किए थे। हिंदू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल मतलब कि सबसे पहले अरब वालों ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया जो शब्द गढ़ा गया है ये अरब होगा, डी आंसर। और ये देखिए, और
हिंदुस्तान इंडिया शब्द जो गढ़ा गया है हमारा इंडिया शब्द, तो इंडिया की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है, यूनानी शब्द से है इंडिया की उत्पत्ति। इंडिया की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुआ है, ठीक है। और ये सबसे पहले क्या हुआ था इंडिया की नहीं पारसियों ने पारसी या यूनानी, जो पारसी होते हैं या यूनानी उनको बोलते, यूनानी भी बोलते हैं, वो क्या किए थे कि सिंधु नदी के नाम से इसे पहले हिंदू बोले थे, सिंधु नदी के नाम को ही पहले हिंदू बोले थे, और वहीं से हिंदुस्तान शब्द हमारा संबोधित किया गया। हिंदुस्तान का नाम वहीं से हिंदू से ही पड़ा है, या सिंधु से हिंदू हिंदू गढ़ा गया था, और हिंदू हिंदू को हिंदुस्तान कहा गया है, वहीं से हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसमें चलिए ठीक, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। लोनार महाराष्ट्र, लोनार तो महाराष्ट्र में ही है, ये ठीक है। पुलिकट, पुलिकट राजस्थान में नहीं है, चिल्का उड़ीसा में है, कोरेलू आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पुलिकट कहाँ है, पुलिकट कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में, पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में है, न कि राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में है पुलिकट भी, और ये चिल्का लेक उड़ीसा में पड़ता है, कोरेलू आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, महाराष्ट्र लोनार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है, कौन सा नगर नदी तट पे नहीं बसा है। तो अहमदानगर, भोपाल, कटक, गोरखपुर, अहमदानगर, भोपाल, कटक और गोरखपुर। तो भोपाल जो है ये हमारा कोई सी नदी पे भोपाल नहीं बसा है, लेकिन अहमदानगर, अहमदानगर जो है ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है आप लोग बताइएगा। भोपाल अहमदानगर साबरमती पे बसा हुआ है, और देखिए ये साबरमती पे, साबरमती, साबरमती पर, मती नदी पर बसा हुआ है, नदी पर बसा हुआ है। कटक ये महानदी है यहाँ उड़ीसा के पास, कटक, और गोरखपुर है राप्ती नदी, राप्ती नदी। बट ये कोई भी नदी पे बसा हुआ नहीं है, वैसा कोई ये वहां पे नदी नहीं है कि भोपाल के किनारे। तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा हुआ, कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती ठीक, बोलबे की है सूरत, नर्मदा, हैदराबाद मूसी, उज्जैन छिप्रा। इसमें बताइए कि कौन सा ये नहीं, ये मतलब कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो सूरत, सूरत जो है नर्मदा नदी पर नहीं है, सूरत ताप्ती नदी पे है, ताप्ती नदी पिछला क्वेश्चन में बताए थे। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन अच्छा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है सूची। अच्छा अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है ही, ये ठीक है। पेराम्बूर तमिलनाडु, रामगुंडम और अटकम केरल, अटकम तो ये सही है, ये भी सही है। रामगुंडम क्या आंध्र प्रदेश में है, और पोरम्बूर, पोरम्बूर तमिलनाडु में है। ये आप लोग बताइए कि किस कहाँ कहाँ स्थित है ये। तो देखिए अटकम जो है, उट्टी जो पर्वत है ये केरल में ही है स्थित, नहीं ये सॉरी, ये उट्टी जो है केरल में नहीं है, ये नहीं है केरल में, ये है तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु में ये पड़ेगा उट्टी। या इसको बोलेंगे उट्टी भी बोलेंगे, या उट्टी, उट्टी भी इसको बोलेंगे। तो ये है आपको उट्टी तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, पोरम्बोर तमिलनाडु में है, रामगुंडम है आंध्र प्रदेश में, बट उट्टी नहीं है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा आप लोगों का। निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुल्य है।
आज भी ये लक्षद्वीप में मुसलमान बहुल्य है। आज भी लक्षद्वीप में मुसलमान बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे कितना जनसंख्या, जो पूरा जनसंख्या का कितना परसेंट है यहाँ पे मुसलमान है, तो करीब करीब यहाँ पे मान लीजिए कि 96% यहाँ पे मुसलमान हैं। लक्षद्वीप में आज भी 96% मुसलमान है, सोच लीजिए। और जम्मू कश्मीर में करीब 68% है। जम्मू कश्मीर में मानते हैं J&K में तो करीब 68% मुसलमान यहाँ पे हैं। कुछ डाटा आप लोगों को लिखवाऊंगा आज, तो उसको याद रखना है। कभी क्वेश्चन में आते रहता है कि कितना परसेंट हिंदू है, कितना परसेंट मुसलमान है इंडिया में, भारत में, हमारे भारत में कितना परसेंट कौन सा धर्म के लोग हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना परसेंट है। तो ये तो आप लोगों को और दमन और दीव में बता देते हैं। दमन और दीव में ज्यादा नहीं है, 7 नहीं 8% मान लीजिए। दमन और दीव में 8% करीब करीब मुसलमान है। तो अब देखते हैं कि कुछ भारत में धर्म कितना परसेंट है, कौन सा धर्म कितना परसेंट है भारत में। हिंदू कितना परसेंट है आप लोगों को, तो ये 78% है, करीब 78 पॉइंट समथिंग कुछ लिख सकते हैं, या 78 नहीं, इसको 69 पॉइंट कुछ लिखिए, 69.8% इसको लिखिए। हिंदू एक्यूरेट 69.8%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। अभी तो सर्वे हुआ है, जनगणना जब होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। और मुस्लिम कितना है, मुस्लिम कितना है, तो 14.2% मुस्लिम है। मुस्लिम कितना है, तो 14.2% मुस्लिम है। और ईसाई कितना है, तो ईसाई कितना है, ईसाई धर्म, तो 2.3% है ईसाई धर्म, 2.3% है ईसाई धर्म। सिख कितना है, तो सिख लोगों का संख्या है, सिख लोगों की संख्या है 1.7% सिख हैं। और हमारे बौद्ध कितना है, तो बौद्ध कितना है, तो हम 7% है, 0.7% है। बौद्ध कितना है, तो 0.7%। और जैन, सिख जैन हो गया, जैन है, एक जैन है, जैन कितना है, जैन धर्म कितना है, तो 0.4%। सबसे कम हमारा जैन धर्म है और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है। तो ये डाटा आप लोगों को कुछ याद करके रखना पड़ेगा, ताकि ज्यादातर मुसलमान आ जाएगा मुस्लिम धर्म से, और ये ईसाई धर्म से या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से भी आता है। तो ये डाटा थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। भारत की प्रदीपीय की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। अच्छा हाँ, प्रदीपीय जो क्षेत्र होता है हमारे भारत की, किसकी बनी हुई है, प्रदीपीय क्षेत्र की भूमि जो है, जो कि आप लोग प्रदीपीय क्षेत्र जो हिमालय है, हिमालय नहीं, प्रदीपीय क्षेत्र में विंध्य पर्वत आ जाएगा। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में जो है प्रदीपीय क्षेत्र पड़ जाता है, और उत्तर में हिमालय पड़ जाता है। तो ये प्रदीपीय क्षेत्र का उच्च भूमि जो है, जो पहाड़ है, किस चीज से बना हुआ है, तो ये बन जाएगा आप लोगों को आग्नेय और कयांत्री चट्टान से बनेगा। कितना क्या से बनेगा, तो आग्नेय और कयांत्री चट्टान से। तो देखिए यहाँ पे आग्नेय और कयांत्री चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ना यहाँ पे कोयला पाया जाएगा, ठीक ना। ये देखिए प्रदीपीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको कि जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। जैसे कि यहाँ से हम लोग चलते हैं गुजरात से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल, तो हमारा ये क्षेत्र जो है, तो ये हमारा क्षेत्र है पानी जल से घिरा हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा ये हमारा क्षेत्र जल से यहाँ से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जितना भी है, ये पूरा क्षेत्र हमारा जल से घिरा हुआ है। तो
यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से तीनों तरफ से तो ये पानी से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारा जो भी पानी से घिरा हुआ क्षेत्र ये सब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हमारा आ जाएगा। समझ गए? तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आ जाएगा। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सोचिए कि ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ से ये सब है, तो यहाँ ये हम लोगों को पेट्रोलियम और गैस की बहुत कम, मतलब कम मात्रा में मिलता है। पेट्रोलियम मिलता है और गैस भी मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। क्यों? कि ये जो क्षेत्र है आग्नेय और कयांतरित क्षेत्र से बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है आग्नेय और कयांतरित चट्टानों से बना हुआ है। और आग्नेय और कयांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं और सादी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म। इसके चलते जहां जीवाश्म में पाया जाएगा या पेट्रोलियम गैस पाया जाएगा तो वो कौन सी चट्टानें होगी? तो अवसादी चट्टानें होगी, न कि आग्नेय और कयांतरित। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग जहां तक लग रहा है कि समझ गए होंगे, तो ये इसमें पाया जाता है पेट्रोलियम, इसमें पेट्रोलियम और गैस पाया जाता है और सादी चट्टान में, लेकिन आग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टान का करीब करीब सोचिए, आग्नेय चट्टान हमारे भारतीय प्रदीप में नहीं मिल पाता, बहुत साइड में मिलता है। लेकिन बट इसमें क्या है कि ये गैस और पेट्रोलियम की कमी पाई जाती है। मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए क्या है, भूकंप है। हाँ, गुजरात 26 जनवरी 2001 में किस राज्य में बस सबसे बड़ा भूकंप, एक बड़ा भूकंप आया था? ये गुजरात में आया था 26 जनवरी, जो हमारा गणतंत्र दिवस था उस दिन करीब भूकंप आया था गुजरात में। गुजरात के कच्छ के रण में आया था। तो कितना तीव्रता था? तो 6.9 इसकी रिएक्टर स्केल पे नापा गया, तो 6.9 पाया गया था गुजरात में। और ये और दो जगह हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें कितना लोग मरे थे। करीब करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी इसमें, 20,000 लोगों की मौत हुई थी और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। घायल हुए थे, मतलब ये 21 इसको लिखेंगे। 21,000 तो मतलब कि मिनिमम है, ये था आंकड़ा न्यूज के अनुसार। बट क्या हुआ कि न्यूज के अनुसार से तो 21,000 ही था, लेकिन ज्यादा ही हो सकता है। अभी इसमें घायल होंगे तो इसमें भी तो कुछ मरे होंगे। तो इतना तो मतलब कि न्यूज के अनुसार था। और देखते हैं कि इसमें क्या कितना लोग कहाँ कहाँ मरे थे। तो उत्तराखंड में भी 18 सितंबर को आया था। 18 सितंबर को उत्तराखंड में आया था, 2001 में ही आया था उत्तराखंड। ये भी 6.8 की तीव्रता था। और एक जगह आया था उत्तराखंड के बाद आया था आप लोगों को ये सिक्किम में आया था। सिक्किम में आया था आप लोगों को 18 नहीं, देखिए उल्टा हो गया हमारा। यहाँ पे सिक्किम में आया था, सिक्किम में आया था 19 मार्च को, 19 मार्च 2001 को। सॉरी, ये उल्टा हो गया। ये 18 ये 18 सितंबर को आया था, सितंबर 2001 को आया था। और ये आया था 19 मार्च को 2001 को ये आया था। 19 मार्च को, 29 मार्च इसको लिखिए, 29 मार्च लिखिए इसको, 29 मार्च को ये आया था उत्तराखंड में। और सिक्किम में आया था, इसका भी स्केल था 6.9 था। समझ गए? तो ये कुछ डाटा है आप लोगों के लिए जो भूकंप आया था। और
भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा कितनी दूरी तक फैली हुई है। तो आर्थिक आर्थिक जो बोल रहा है, देखिए इसमें होता है कि भारत का क्षेत्र रेखा, हर देश का क्षेत्र रेखा जो है तीन तीन जगह, तीन क्षेत्र से बांटा हुआ है। प्रादेशिक सीमा जो है भारत, मतलब हर देश की प्रादेशिक सीमा तीन आधार पर बांटा गया है, तीन रेखा पे मतलब कि यह आधार रेखा तीन, मतलब तीन आधार रेखा से बांटा गया है। ठीक है। समुद्री सीमा रेखा कार्य के अनुसार, मतलब कि ये तीन तरह से बांटा गया है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा, तो ये है 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 200 नॉटिकल मील हमारा भारत का आर्थिक क्षेत्रीय रेखा है, क्षेत्रीय तट है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो होता है आईएमओ, आईएमओ जो होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना हुआ था कब है, तो 1948 में स्थापना हुआ था जिनेवा में। और इसका ये मुख्यालय है कहाँ पे, लंदन में है। इसका मुख्यालय लंदन में है। और कब इसका स्थापना हुआ था आईएमओ का, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हुआ था 1948 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका कार्य क्या है, तो समुद्री सुरक्षा का, समुद्र का सुरक्षा करना है और पर्यावरण की रक्षा करना। जो समुद्र में जो भी गंदगी फैलती है, जैसे कि हमारा नेवी बोलते हैं, बहुत सारा कंटेनर जाता है बड़ी बड़ी जहाजों पे, उसमें बहुत सारे लोग क्या खाना वाना खा के बहुत सारा चीज समुद्र में फेंक देते हैं, या प्लास्टिक जो है से समुद्र किनारे घूमने जाते हैं तो वो भी आदमी फेंक देते हैं प्लास्टिक खाकर, जो कुरकुरे चिप्स का है। तो ये सब चीज से बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है। उसमें जो जहाज कंटेनर लेकर जाता है तो उसमें ईंधन का जो मशीन का कितना परसेंट सही है, उसमें भी धुआं कितना दे रहा है, वो भी जांच किया जाता है। तो वो सब चीज सुरक्षा के लिए ये संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाया गया था आप लोगों को, और वैश्विक नियम पर इसका निर्माण किया गया था। और आईएमओ के अनुसार देश की, मतलब कि जलीय सीमा को तीन भागों में बांटा गया। आईएमओ के अनुसार किसी भी देश की जलीय सीमा को तीन भागों में बांटा गया था। तब जलीय सीमा लिख देते हैं, आईएमओ के अनुसार अनुसार जलीय सीमा को तीन भागों में बांटा गया है। तो प्रादेशिक सीमा हो जाएगा एक, आप लोगों के जो कि प्रादेशिक जल सीमा हो जाएगा एक, पहला नंबर। जल सीमा ये कितना होता है आप लोगों को, प्रादेशिक जल सीमा, तो ये 12 नॉटिकल मील होता है, 12 समुद्री मील होता है ये। मील होता है। और दूसरा क्या होता है आप लोगों को, दूसरा होता है संलग्न सीमा। संलग्न सीमा होता है ये 24 नॉटिकल मील होता है। ये समुद्री मील होता है 24।
एक ये होता है तीसरा, आर्थिक समुद्री क्षेत्र, आर्थिक ये होता है आर्थिक समुद्री मील। ये मतलब कि आईएमओ के अनुसार जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रादेशिक प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील होता है। दूसरा है संलग्न जल सीमा 24 नॉटिकल मील होता है, और आर्थिक जल सीमा ये 200 नॉटिकल मील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा अच्छा बनाता है? कोको जल संधि बनाता है। इसमें कोको जल संधि है कि जो कि अंडमान निकोबार के नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। आप लोगों को मैप के अनुसार दिखाएंगे। यहीं पे ये कोको है, यहीं पे कोको जल संधि पड़ता है, और ये म्यांमार है। ये म्यांमार का यहाँ पे एक सीमा पड़ता है, तो यहीं पे जल संधि है। ये जल संधि है, जल संधि है, कोको चैनल है ये। यही मतलब कि म्यांमार को और अंडमान निकोबार को, यह भारत की सीमा, समुद्री सीमा ये पड़ जाएगा। आप लोगों को अंडमान निकोबार समुद्री सीमा पड़ जाएगा, तो इस दोनों को अलग करता है, यह समुद्री सीमा बनाता है। इसको देख लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर में डियागो गार्सिया का नामक द्वीप है? तो ये इंडियन या हिंद महासागर या इंडियन महासागर इसको बोलेंगे। तो इसका क्या स्थिति है, इसका क्या स्थिति है आप लोगों को देखिए। इसमें क्या है कि इंडियन हिंद महासागर है, इसकी खोज मतलब कि यहाँ डियागो गार्सिया जो नामक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है हिंद महासागर में, तो इसकी खोज डियागो गार्सिया के नामक वैज्ञानिक ने इसको इसका खोज किया था। और कब किए थे? तो 1500 ईस्वी में। ये पुर्तगाल के थे डियागो गार्सिया, और 1500 ईस्वी में इसने 1500 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यही खोज किए थे। डियागो डियागो गार्सिया नामक एक द्वीप है, तो इसको खोज किए थे, और पुर्तगाल के ये थे। और देखिए ये क्या था कि 1814 से लेके 1965 तक जो था, ये मालदीव के मॉरिशस के कब्जा में था। मॉरिशस का इस पे अधिकार था। 1814 से लेके 1965 तक मॉरिशस का अधिकार था। और लेकिन अब क्या है कि 65 के बाद अब इस पे ब्रिटेन का अधिकार कब्जा हो गया है। आप लोगों को दिखाएंगे कि मैप के अनुसार कहाँ पे है। दिखाई दिया तो ये रहा आप लोगों को डियागो गार्सिया। यहीं पे है डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। और इस पे मॉरिशस का पहले अधिकार था। ये रहा मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस, इसी का अधिकार था इस पे। कब से? तो आप लोगों को कब से था? तो 1814 से 1965 तक इस पे मॉरिशस का अधिकार था। लेकिन बट अब क्या है कि इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन का अधिकार होने के कारण अब इस पे क्या है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर इस पे अपना सैन्य अड्डा स्थापित किए हैं, ताकि पूरा हिंद महासागर में, हिंद महासागर में भारत पे भी ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया पे भी ध्यान रखें, और ज़्यादातर चाइना और ये पश्चिमी एशिया पे, पूर्वी एशिया पे ज़्यादा तक इस पे नज़र रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर आप लोग जैसे कि
यहाँ पे मडेगा ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है आप लोगों को। तो साउथ अफ्रीका के बगल में यहाँ पे मेडागास्कर है, और यहाँ पे ये सब हिंद महासागर है, ये सब हिंद महासागर है। तो ये मेडागास्कर है जो सबसे हिंद महासागर का सबसे बड़ा है, यहाँ से हिंद महासागर पड़ता है, और इधर से अटलांटिक महासागर पड़ता है, वो भी साउथ अटलांटिक महासागर इधर पड़ता है। यहीं से है कि ये विषुवत रेखा गुजरती है। यही एक देश है, ये महाद्वीप है कि यहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों गुजरती है। तो यहाँ से मकर रेखा गुजर जाएगी आप लोगों को, और यहाँ से कर्क रेखा गुजर जाएगी। तो एक द्वीप ये है जो साउथ अफ्रीका ऐसा द्वीप है कि जो कि मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है यहाँ से। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका तो क्वेश्चन पढ़ लिए कि इसमें क्या है, कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। तो ये अच्छा, एक और एक बात बताइए, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया का नहीं, महाद्वीप नहीं, द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, प्रशांत महासागर में आपको पड़ जाएगा बोर्नियो द्वीप। आइए अब मैप के थ्रू कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। ये मैप सही नहीं है, और देखते हैं। देखिए क्लियर तो आ नहीं रहा है इसमें, तो मैं पिछला मैप लेता हूँ। बोर्नियो द्वीप यहीं पे पड़ जाएगा आप लोगों को, ये रहा बोर्नियो द्वीप, ये रहा बोर्नियो द्वीप आप लोगों का। तो एशिया का ये प्रशांत महासागर में पड़ जा रहा है, तो ये बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है। तो बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और हिंद मेडागास्कर सेकंड है, मतलब कि ये हिंद महासागर का फर्स्ट है। और ये सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये ये पहले बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है आप लोगों को? तो ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड यहाँ पड़ता है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप, और विश्व में चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मालदीव। विश्व में सबसे छोटा द्वीप है मालदीव है। और ये मेडागास्कर है जो विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ये मेडागास्कर कितना है? तो चौथा है। आप लोग लिख लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसका आंसर ये होगा। और देखिए मेडागास्कर के बारे में लिखते हैं। ये विश्व का चौथा है, विश्व का चौथा स्थान रखता है। और विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है।
ठीक। अब विश्व में सबसे छोटा, विश्व में सबसे छोटा कौन सा है? तो मालदीव है। और एशिया में सबसे बड़ा, हम लोग एशिया महाद्वीप में पढ़ते हैं, तो एशिया में सबसे बड़ा ये कौन सा, कहां पर कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है। ये बोर्नियो द्वीप है। और देखिए मेडागास्कर लिख दिए, विश्व का सबसे बड़ा लिख दिए, विश्व का सबसे छोटा लिख दिए, एशिया में लिख दिए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। और एशिया का सबसे छोटा द्वीप भी तो यही होगा, ये क्या बोलते हैं, मालदीव ही होगा, मालदीव ही तो होगा, इसलिए कि ये भी तो एशिया में ही पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 16 हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, अच्छा वही मेन सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड के अनुसार चुनिए। चलिए ठीक है, तो इसमें कौन सी है? तो इसमें आइए देखते हैं कि कौन सा है। माना पर्वत कहाँ है? नाथुल्ला और जोजिला सिपकिल्ला, ये एक तरफ पर्वत का दर्रा दिया है, ये दर्रा है। और ये केंद्र शासित या राज्य प्रदेश दिया है कि ये कौन सा कहाँ पड़ रहा है। तो 17 इसमें मानना पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश, और जो नाथुला पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में नाथुला, जो जिला पड़ जाएगा सिक्किम में, और सिपकिला पड़ जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, ये नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है, हम गलत चले गए। ये पड़ जाएगा माना, उत्तराखंड में पड़ जाएगा शायद। माना कहाँ पड़ जाएगा? तो उत्तराखंड में पड़ जाएगा। और नाथुला सिक्किम में पड़ जाता है। जो जिला कहाँ पड़ जाएगा? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ये पड़ गया है, इसका मतलब कि बी नंबर क्वेश्चन होगा इसका, बी नंबर आंसर होगा। 1 के 4 उत्तराखंड, और नाथुला सिक्किम में पड़ जाता है, जो जिला जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा 3 के 2, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और देखते हैं क्वेश्चन कि उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका कुछ सार बताते हैं। काली गंगा जो है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और अलकनंदा से मिलने के बाद और आगे बढ़ती है। काली गंगा रुद्रप्रयाग में, याद रखिएगा कि काली गंगा कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और अलकनंदा प्रवाहित होते हुए आगे चलेगी तो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। यदि देवप्रयाग में जहाँ भागीरथी से मिलेगी तो वहीं से अलकनंदा को, जब अलकनंदा और भागीरथी जहाँ संगम है देवप्रयाग में, वहाँ के आगे से हमारी गंगा नदी को गंगा बोला जाता है, न कि उसके पीछे से। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ जाएगा। तो इसके बाद मिलने से हमारी गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद हमारी गंगा नदी कहलाएगी। देवप्रयाग में कौन सी नदी है? तो अलकनंदा नदी है। और कौन सी है? तो भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में मिलती है, तो वहीं से ये गंगा का रूप लेती है। उसके पहले अपना अपना अलग नाम से जानी जाती है। ये या तो धौली, क्या बोलते हैं इसको, काली गंगा अलग है, उसके बाद फिर भागीरथी अलग है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, अलकनंदा अलग नदी है। देवप्रयाग से पहले ये सब नदियां अलग अलग है, लेकिन देवप्रयाग के बाद मिलने के बाद एक रूप लेती है। ये क्या, कौन सा रूप लेती है? तो गंगा नदी की रूप लेती है। अच्छा, पेगोंग पेगोंग झील निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो पेगोंग झील कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख, पश्चिमी लाहौर, लाहौल स्पीति, बल्टिस्तान, गिलगिटिस्तान।
तो गिलगिटिस्तान में नहीं है, बल्टिस्तान में नहीं है, पूर्वी लद्दाख में ये हमारा पड़ जाएगा पेगोंग झील पे। जो पेगोंग झील का हम लोग एक मैप देख लेते हैं कि पेगोंग झील कहाँ पे है आप लोगों को। जो कि यहाँ पे चाइना और 2020 में हमारे भारत और चाइना का मध्य इसी झील के चलते लड़ाई हुआ था। इसी झील पे 8 फिंगर है, जो कि 8 फिंगर में 4 फिंगर तक हम लोगों का है और 4 फिंगर उसका है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, आगे और 2 फिंगर बढ़ गया और बोला कि हमारा 2 फिंगर तक ही, मतलब कि यहाँ से अपना इंडियन से चलते हैं तो 2 फिंगर तक वो बोल रहा था कि हमारा क्षेत्र है और आपका उसके अंदर है। तो वो क्या किया कि अंदर घुसने लगा, तो हमारे सैनिक भी वहां से लड़ाई झगड़ा करके उन लोगों को पीछे ढकेले। बहुत दिन तक ये झगड़ा चला था इंडिया और चाइना के बीच। फिर दोनों चाइना और इंडिया के बीच में संवाद हुआ, बैठक हुई, बहुत सारी बैठकें हुई। बैठक के बाद फिर बताया गया कि नहीं, सब लोग, दोनों लोग अपना अपना सीमा से अंदर रहेंगे, हम लोग भी। लेकिन अभी तक ये मसला सुलझा नहीं है और आगे देखिए कब तक सुलझेगा, नहीं या सुलझ जाए तो और बेटर है। तो पेंगोंग झील यहीं पे है, यहाँ पे पड़ता है पेंगोंग झील। तो इसका क्षेत्र जो है यहीं पे झगड़ा हुआ था पेंगोंग झील के चलते। तो ये बोला गया कि ये इंडिया बोलता है कि 4 तक मेरा है और चाइना बोलता है कि 6 तक मेरा है। तो कैसे होगा, 8 फिंगर है तो इसके चलते हमारा और उसके बीच में, चाइना के बीच में झगड़ा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी से प्रवाहित होती है। अच्छा, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी है। और ये कौन कौन सी पहाड़ के भ्रंश से प्रवाहित होती है, तो हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी। तो ये मध्य प्रदेश के कौन सी है, तो सतपुड़ा है। और एक कौन सी श्रेणी है सतपुड़ा का, कौन सा, ये हमको याद नहीं आ रहा है। तो एक सतपुड़ा, हाँ, अजांता सतपुड़ा है, और एक विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा दोनों के बीच से ये गुजरती है। ये नदी है जो विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा के पर्वत से ये नदी गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती। और ये अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरती है, जो एक स्वेरी बनाती है, न कि डेल्टाई बनाती है। तो ये नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे लिख देते हैं। एक स्वेरी बनाती है अरब सागर में, अरब एक स्वेरी बनाती है अरब सागर में। तो नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती के बारे में कुछ जानते हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी हमारा निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्तई नामक जगह से, ये मुल्तई नामक जगह सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश के, देखिए लिख सकते हैं आप लोग कहाँ से निकलती है। तो मैं मध्य प्रदेश के कौन सी जिला से निकलती है, तो बैतूल जिला से निकलती है। और कहाँ बैतूल जिला के मुल्तई जगह, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है। और यहीं पे एक बैतूल जिला में एक मुल्तई नामक जगह है। मुल्तई नामक एक जगह है, जगह का नाम है। तो यहीं से ये पहाड़ी निकलती है सतपुड़ा की श्रेणी से। यहाँ पे यहीं पे सतपुड़ा का श्रेणी पड़ता है, सतपुड़ा की श्रेणी पड़ता है, श्रेणी से निकलती है ये नदी। तो यहाँ से निकलते हुए आप लोग सतपुड़ा और ये विंध्य पर्वत के बीच में निकलती, बीच जाती है सतपुड़ा, और नहीं, अजांता की पहाड़ी से निकलती है। अजांता बोले इसको, विंध्य पर्वत नहीं, सॉरी, अजांता की पहाड़ी जो है
और सतपुरा की पहाड़ी के बीचों बीच निकलती है और भ्रंश भ्रंश बनाते हुए बीचों बीच या भ्रंश दो पहाड़ियों के बीच जो रास्ता होता है उसे भ्रंश कहते हैं। तो भ्रंश से निकलते हुए आप लोगों को प्रवाहित होती है और जाके अरब सागर में ये कहाँ गुजरात में अरब सागर में ये जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अब कुछ नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से कहाँ जाकर गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ लोग जान लेते हैं। नर्मदा नदी, तो इसका उद्गम कहाँ है? तो वो ये है, कौन सा जगह है? अमरकंटक है, अमरकंटक है। अमरकंटक पहाड़ी है, यहीं से निकलती है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है और माही नदी भी निकलती है। 3 नदी यहाँ से निकलती है। तो माही नदी पूर्व तरफ से निकलती है और ये अमरकंटक निकलती है पश्चिम तरफ से। तो ये 1312 किलोमीटर की इसकी 1312 किलोमीटर रास्ता तय कर ये जाके अरब सागर में नर्मदा के दक्षिण साइड में साउथ में जाके अरब सागर में अपनी एक्चुअरी बनाती है। ठीक, दोनों नदियां और ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिमी नदी है जो कि ये पश्चिम की तरफ बहती है। और कावेरी नदी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि कावेरी नदी क्या है। ये दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसको। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसे। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य होते हुए तमिलनाडु राज्य में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? न कृष्णा कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कर्नाटक होते हुए कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और जाकर तमिलनाडु के रास्ते बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है नदी। और महानदी के बारे में देखते हैं तो महानदी छत्तीसगढ़ सिवाहा पर्वत से निकलती है। सॉरी, हम बताएं कि महानदी के बारे में कि वो कौन सी पहाड़ी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन अमरकंटक से नहीं निकलती है। ये निकलती है आप लोगों को सिवाहा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी और उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी के बारे में बताएं, कावेरी नदी के बारे में बताएं। एक कृष्णा नदी होगी। कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत के पास से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई है, कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं क्या है। भांडेर रांची झारखंड में, रांची तो झारखंड में पड़ जाएगा। ये पठार का नाम एक तरफ दिया है और एक तरफ राज्य का नाम दिया है। तो रांची तो झारखंड में पड़ जाएगा। आपका छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ जाए? बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ जाएगा। शिलोंग मेघालय में पड़ जाएगा। भंडेर मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों का एक के दो, दो के तीन, तीन के एक के दो, दो के तीन, तीन के एक, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें
कि भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है। हाँ देखिए, सेल समूह जो है, जो भारत में सेल समूह जो पाया जाता है उसमें जीवाश्मों के लिए सर्वाधिक संपन्न कौन सा, मतलब ये चट्टाने हैं। ये सब चट्टाने का नाम है, चट्टान है, गोंडवाना पहाड़ है, चाहे चट्टान इसको बोलेंगे। तो इसमें ये 4 गो नाम दिया है चट्टानों का। इसमें किस चट्टान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जीवाश्म पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टान में सबसे ज्यादा जीवाश्म पाया जाता है। और ये विंध्य पर्वत और कुपड़ा पर्वत है। देखिए यहाँ पे है कुपड़ा पर्वत पड़ जाएगा आपको मध्य प्रदेश और यूपी में, और उसके बाद इसके इसी के ऊपर पड़ जाता है, ये पड़ जाता है कुड़पा कुड़पा पर्वत पड़ जाता है, और इसी के ऊपर बसा है विंध्य चट्टान, विंध्यन चट्टान पड़ा है इसी के ऊपर। तो ये दोनों के ऊपर ये दोनों किस चीज का बना है, विंध्य पर्वत जो बना है, और ये आप लोगों को बना इस यहाँ पे बना है बलुआ पत्थर है विंध्य पर्वत में या कुड़पा पर्वत में। बलुआ पत्थर का बना हुआ है, चूना पत्थर और सैल यहाँ पे मिलता है, चूना पत्थर और सैल और क्वार्टरजाइट भी मिलता है यहाँ पे। इसे इसका खनन करेंगे तो बलुआ पत्थर मिलेगा, और क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर के बाद सैल मिलेगा, उसके बाद चूना पत्थर मिलेगा, या क्वार्टरजाइट का भी यहाँ पे खनन होता है। तो ये तीन चीज का यहाँ पे खनन होता है। और शिवालिक में क्या होता है कि शिवालिक में भी चूना पत्थर मिलता है और बलुआ पत्थर मिलता है। शिवालिक में चूना पत्थर नहीं, बलुआ पत्थर मिलता है। और क्या मिलेगा, कैल्शियम यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट का खनन होता है शिवालिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है कि फिर मिलान में कौन सा सही है। तो मिलान में कौन सा सही है, तो आप लोग देखते हैं गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये शिखर है, सबसे ऊंची चोटी ये है, और पर्वत है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो दोडा बेटा किसका है, 1 के 4 2 के 1 नीलगिरी, दोडा बेटा नीलगिरी का है। आर्मकोंडा किसका है, तो पूर्वी घाट का है आर्मकोंडा। और धूपगढ़ किसका है, सतपुड़ा का है। तो 1 के 4 2 के 1 3 के 2, 1 के 4 2 के 1 3 के 2, और ये क्या है, चार के 3 होगा यहाँ पे 3 होगा। देखिए प्रिंट हो गया है गलत, मतलब टाइपिंग गलत हो गया है, तो कोई नहीं, हम लोग मिला लेते हैं। तो 4 के 1 के 4 हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वत है, दोडा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। आर्माकोंडा सतपुड़ा पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा का ऊंची चोटी है आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि दूध सागर कहाँ है, बरकाना कहाँ है, खंडाधर कहाँ है, जलप्रपात है, ये चारों जलप्रपात है, और अवस्थित कहाँ है, चारों जलप्रपात है और अवस्थित कहाँ है। तो ये देखते हैं दूध सागर कहाँ है, तो हिमाचल पर नहीं, गोवा दूध सागर, बारकाना, खंडपलानी, इसको दूध सागर ही गोवा में पड़ जाएगा। हाँ, दूध सागर गोवा में पड़ जाएगा। दूध सागर कहाँ पड़ जाएगा, तो गोवा में पड़ जाएगा आप लोगों का। बरकाना कहाँ पड़ जाएगा, कर्नाटक में पड़ जाएगा। और खंडधार उड़ीसा में पड़ जाएगा। पलानी हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। तो आप लोगों का 1 के 4 2 के 1 3 के 2, 1 के 4 2 के 1 3 के 2, और ये 4 के 3, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। दूध सागर गोवा में, बारकाना कहाँ पड़ जाएगा, तो कर्नाटक में, खंडधार कहाँ पड़ जाएगा, उड़ीसा में, और पलानी कहाँ पड़ जाएगा आप लोगों को, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। गंगा बेसिन का वो हिस्सा होता है कि किसी भी क्षेत्र, किसी राज्य से, जिस राज्य से कुछ नदियां निकलकर गंगा में जाके मिलती है, तो उस राज्य में वो राज्य गंगा का बेसिन कहलाएगा। लेकिन इसमें कौन कौन सा राज्य है जो कि गंगा की तरफ, गंगा में
जिस राज्य से कोई नदी निकलकर गंगा के क्षेत्र में जाके मिलती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश तो है ही, वहां से बहुत सारी नदियां छोटी छोटी निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है। छत्तीसगढ़ से भी नदियां निकलकर गंगा में बहती है। झारखंड से खुद गंगा जी बहती है, लेकिन सिक्किम से कोई ऐसा नदी नहीं है कि जो कि गंगा नदी में जाके मिले। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन सह्याद्री श्रेणी कहाँ बोला जाता है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही बोला जाता है, और उसके नीचे में पश्चिमी घाट ही बोला जाता है। लेकिन दो ही जगह इसको कर्नाटक और महाराष्ट्र में सह्याद्री श्रेणी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो सह्याद्री श्रेणी का, और हाँ देखिए, और पश्चिमी घाट का लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई है कितना? तो पश्चिमी घाट की लंबाई आप लोग बोल दीजिए कि 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की लंबाई। और ये कहाँ से लेके है, कहाँ से फैला हुआ है? तो ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है 1600 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। पीछे भी बताए हैं इसका। ये सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है, बट कहाँ जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिकांश ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो लास्ट क्वेश्चन के अनुसार हम आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 क्वेश्चन में आप लोग कुछ बताइएगा कि कहाँ सुधार कर सकते हैं, या हमको तो नहीं लग रहा है कोई सुधार करने का ये है ऑप्शन मिलेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।